हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम कंटिन्यू करेंगे प्री क्लैम्शिया को। और ये हमारा पार्ट फोर्थ है। तो इसमें मैं बात करने वाली हूँ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। प्री क्लैम्शिया के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक माइल्ड फीचर्स होते हैं, एक सीवियर। माइल्ड प्री क्लैम्शिया की अगर हम बात करें, मैंने माइल्ड क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक बीपी, एक प्रोटीनूरिया। तो माइल्ड प्री क्लैम्शिया कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका मोर होगा कितना, 140 से लेके 160 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका जब इक्वल टू होगा 110 mmHg, तो उसको आप कंसीडर करेंगे माइल्ड प्रीक्लेम्शिया के अंदर। प्रोटीनूरिया कितना होगा? मोर देन इक्वल टू 0.3 ग्राम पर 24 आवर सैंपल। अगर आपका प्रोटीन प्रेजेंट हो, यानी 0.3 ग्राम अगर प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा प्रेजेंट है, या फिर डिपिस्टिक में 1+ आ रहा है, देन वी कंसीडर दिस इनटू माइल्ड प्रीक्लेम्शिया। मीन्स अगर सिस्टोलिक आ रहा है आपका 140 से 160 के बीच में, एंड डायस्टोलिक आ रहा है 110, और जो प्रोटीन आ रहा है वो आ रहा है 0.3 ग्राम से ज़्यादा पर 24 आवर सैंपल के अंदर। अगर आप डिप स्टिक के थ्रू कर रहे हैं तो 1+ आ रहा है, देन वी कंसीडर दिस इन माइल्ड प्रीक्लेम्शिया। ठीक है। सीवियर प्रीक्लेम्शिया आप कब बोलेंगे? जब ब्लड प्रेशर आपका जो होगा, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 160 से ऊपर होगा, और डायस्टोलिक जो होगा वो 110 से ज़्यादा होगा। ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे हैं मोर देन 110। जो प्रोटीन होगा वो कितना होगा? ग्रेटर देन होगा, मोर देन होगा 5 ग्राम पर 24 आवर यूरिन सैंपल, और अगर डिप स्टिक से कर रहे हैं तो होगा वो 3+। यानी अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 160 है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 110 है, और जो प्रोटीन है वो आ रहा है 5 ग्राम पर 24 आवर यूरिन सैंपल, तो आप आएंगे सीवियर प्रीक्लेम्शिया वाली कैटेगरी के अंदर। एक पॉइंट और दे रखा है, फॉर प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो होता है, ए डायस्टोलिक राइज ऑफ ब्लड प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सिस्टोलिक राइज। कहना है, अगर प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डायस्टोलिक राइज जो हो रहा है ब्लड प्रेशर का, वो ज़्यादा मोर इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द सिस्टोलिक राइज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स भी 3 तरीके के बताए गए हैं। इसके अंदर माइल्ड सिम्टम होते हैं, कुछ अलार्मिंग सिम्टम होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे साइन। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर माइल्ड सिम्टम में सबसे पहले जैसे स्लाइट स्वेलिंग होती है ओवर द एंकल, जो कि परसिस्ट करती है ऑन राइजिंग फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग। यानी अगर आप नॉर्मली होता है कि जो प्रेगनेंसी में स्वेलिंग होती है एंकल वगैरह पे, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं तो वो डिसअपेयर कर जाती है। मगर प्रीक्लेम्शिया वाली जो स्वेलिंग होती है वो एंकल्स पे होती है, फेस पे हो जाती है, एब्डोमेन पे हो जाती है, मतलब ऑल ओवर द बॉडी होती है। और आप पूरी रात भी अगर रेस्ट कर लेते हैं, मतलब एटलीस्ट आप 12 आवर भी रेस्ट कर लेते हैं, तो वो परसिस्ट करती है मॉर्निंग में। ठीक है। टाइटनेस होती है ऑफ द रिंग ऑफ द फिंगर इन द अर्ली मैनिफेस्टेशन। टाइटनेस होती है और रिंग ऑफ द फिंगर पे, ये सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होता है प्रीक्लेम्शिया का। एडिमा होता है ग्रेजुअली, द स्वेलिंग जो होती है एक्सटेंड कर जाती है, फिर कहाँ होता है? पहले एंकल पे होती है, फिर फेस पे आ जाती है, एब्डोमिनल वॉल पे, वल्वा पे, इवन होल बॉडी को इफेक्ट कर लेती है। यानी जो स्वेलिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो एडिमा हो रहा है वो सिंपली जो होता है एंकल पे, लेग्स पे नहीं है, सिंपली वो क्या है, पूरी बॉडी में एक्सटेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अलार्मिंग सिम्टम। जो कुछ अलार्मिंग सिम्टम देखने को मिलते हैं प्रीक्लेम्शिया के अंदर, क्या होता है? इसके अंदर हेडेक रहता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर राइज्ड है। स्लीप जो होती है डिस्टर्ब रहती है। यूरिन आउटपुट क्या रहता है? डिमिनिश रहता है। हमने पहले भी आपको बताया था कि ओलिगूरिया हो जाता है। एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लीवर जो होता है लार्ज होता है, जो ग्लीसन कैप्सूल होता है वो टेंडर हो जाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेचिंग होने लगती है, दैट्स वाई एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है। कुछ आई सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लरिंग होती है, डिमनेस होती है, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है इन सम पेशेंट। नॉट हमेशा सारे पेशेंट में ही देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ पेशेंट के अंदर कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। तो दीज आर द अलार्मिंग सिम्टम। अगर आपको इस तरीके का कोई भी फीचर्स मिल रहा है, साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ा है, एडिमा भी है, हेडेक भी है पेशेंट के अंदर, डिस्टर्ब स्लीप भी हो रही है, यूरिन आउटपुट कम है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, कुछ आई सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो ये अलार्मिंग सिम्टम है, यानी आपका जो प्रीक्लेम्शिया है सीवियर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा कुछ साइंस होते हैं जो प्रीक्लेम्शिया में देखने को मिलते हैं। साइन में जैसे ऑब्नॉर्मल वेट गेन पेशेंट का, आपको वैसे तो प्रेगनेंसी में बढ़ता है, लेकिन जो प्रीक्लेम्शिया वाला वेट गेन होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एबनॉर्मल वेट गेन होता है। इसके अंदर ब्लड प्रेशर राइज करता है, एडिमा होता है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा होता है। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें भी कुछ चेंजेस मिलेंगे। बारी बारी एक को हम देखते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल वेट गेन कब बोलेंगे आप पेशेंट को? रैपिड वेट गेन होता है ऑफ मोर देन 15 IB अ मंथ, या फिर मोर देन 1 IB अ वीक इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी सिग्निफिकेंट। यानी जो वेट गेन होता है ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो लास्ट ट्राइमेस्टर के देखने को मिलता है। अगर आप देखें किसी पेशेंट के अंदर 5 IB यानी 5 पाउंड से ज़्यादा वेट गेन हो रहा है 1 महीने में, या फिर 1
पाउंड से ज़्यादा हो रहा है एक वीक के अंदर, तो आप उसको कंसीडर करेंगे एबनॉर्मल वेट गेन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी लेटर मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में अगर हो रहा है तो यानी आप उसको, ये एबनॉर्मल साइन है, यानी ये साइन है प्रीक्लैम्सिया का, ठीक है। उसके अलावा एक फीचर देखने को मिलता है, जो साइन हमें देखने को मिलता है, राइज ऑफ ब्लड प्रेशर। राइज ऑफ ब्लड प्रेशर यूजुअली इंसीडियस होता है बट मे बी एब्रप्ट भी हो सकता है, ठीक है। द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूजुअली टेंड टू राइज फर्स्ट फॉलोड बाय द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो राइज करता है, और उसमें भी खास बात ये, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो पहले बढ़ता है एज कम्पेयर टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इससे पहले मैंने अभी एक पॉइंट बताया था कि प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा मोर इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एडिमा के बारे में क्या बताया, विजिबल एडिमा होता है एंकल्स पे ऑन राइजिंग फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग इज पैथोलॉजिकल। अगर आप पूरी रात सोने के बाद सुबह उठते हैं और आपके पैरों पे सूजन रहती है तो यानी ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, आपको चेक कराना चाहिए, आप कहीं प्रीक्लैम्सिया वाले स्टेज में तो नहीं जा रहे, ठीक है। एडिमा में बी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने अभी बताया कि एडिमा जो होता है सिर्फ लेग तक ही कंसाइज नहीं रहता, ये और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेता है। सडन एंड जनरलाइज एडिमा में इंडिकेट इमिटेंट इक्लेम्शिया, ओके। देर इज नो मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रोनिक कार्डियोवैस्कुलर एंड द रीनल पैथोलॉजी। पल्मोनरी एडिमा किस वजह से होता है, ड्यू टू लीक ऑफ कैपिलरी एंड द लो ऑनकोटिक प्रेशर। अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे आप, उसके अंदर क्या होगा, रिवील करेगा एविडेंस ऑफ क्रोनिक प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, जैसे कि स्कैंटी लिक्वर मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन मिलेगा ऑफ द फीटस का। तो ये आपके एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में होंगे। क्या क्या हमें साइन देखने को मिल रहा है, पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, उसके अलावा एडिमा मिल रहा है हमें, उसके अलावा कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है क्रोनिक कोई कार्डियोवैस्कुलर या फिर रीनल पैथोलॉजी की, पल्मोनरी एडिमा मिल रहा है हमें। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करी तो हमें क्या देखने को मिला, एविडेंस मिले क्रोनिक प्लासेंटेशल इंसफिशिएंसी की, जैसे कि स्कैंटी लिक्वर है, ग्रोथ रिटार्डेशन है फीटस का। तो ये सारे साइन देखने को मिलते हैं इन प्री इक्लेम्सिया। अब इसके अलावा देखते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, यानी कुछ और भी डिजीज ऐसी हैं जिसके अंदर इस तरीके का प्रेजेंटेशन मिलता है, जैसे कि सीएनएस अगर मैनिफेस्टेशन है तो पेशेंट के अंदर एपिलेप्सी होगी, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी सीएनएस मैनिफेस्टेशन में जिनके अंदर एपिलेप्सी में भी इस तरीके के फीचर्स मिलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में भी मिलते हैं, हेड इंजरी हो जाती है उसमें भी इस तरीके के फीचर्स मिलते हैं, माइग्रेन में भी मिलते हैं, मेनिंजाइटिस में मिलते हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाइजिंग लीजन बन जाता है अगर, तो उसमें भी इसी तरीके के फीचर्स मिलते हैं। अगर हाइपरटेंसिव डिजीज है तो उसमें भी इस तरीके के मिलते हैं। प्रोटीनूरिया हमें किस किस और कंडीशन में मिल सकता है, प्रीक्लेम्सिया में ही नहीं मिलता, सिर्फ किस किस में, यूटीआई में मिल सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन में, ठीक है, और सीवियर एनीमिया में भी मिलता है, हार्ट फेल्योर में मिलता है, अगर डिफिकल्ट लेबर है तो उसमें भी हमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें डीडी में आती हैं, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हेपेटाइटिस है, एक्यूट फैटी लीवर है और अपेंडिसाइटिस। सो दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको हमें क्रॉस चेक करना है, कि सिंपली हर फीचर्स को आप ये देख के नहीं डिसाइड कर सकते इसको प्रीक्लेम्सिया, उसको क्रॉस चेक करने के लिए बाकी इन सारे डिजीज को भी हमें क्रॉस चेक करना है, कहीं सिंपली उसके साथ प्रेगनेंसी के साथ ये सारी डिजीज तो एसोसिएटेड नहीं है तो उसकी फिर डायग्नोसिस चेंज हो जाएगी। तो ये सारी डीडी हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि इस पेशेंट के अंदर ये भी हो सकता है। अदरवाइज अगर इनमें से कुछ नहीं होता है तो सिंपली जो डायग्नोसिस बनेगी वो बनेगी प्रीक्लेम्सिया की। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे, जैसे पेशेंट का हम यूरिन करवाएंगे, यूरिन आयरन, तो इसमें क्या आएगा, प्रोटीनूरिया इज द लास्ट फीचर होता है प्रीक्लेम्सिया का टू अपियर। प्रोटीन जो होता है सबसे लास्ट में अपियर करता है प्रीक्लेम्सिया के अंदर। इट मे बी ट्रेस, वो बहुत कम भी हो सकता है, ट्रेसेस में हो सकता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कॉपियस भी होता है। सो दैट यूरिन बिकम सॉलिड ऑन बॉइलिंग। बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यूरिन जो होगा जब हम उसे बॉयल करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, यानी 10 to 15 ग्राम पर लीटर उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। इट में भी फ्यू हेलाइन कास्ट भी प्रेजेंट हो सकती हैं उसके अंदर, एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ रेड सेल भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा ब्लड वैल्यूज क्या होंगे, आर नॉट स्पेसिफिक एंड ऑफन इनकंसिस्टेंट। ये बोल रहे हैं कि सीरम यूरिक एसिड लेवल जो होता है मोर देन होता है कितना, 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रीक्लेम्सिया। अगर आपने ब्लड चेकअप कराया है तो सीरम यूरिक एसिड जो अगर बढ़ा हुआ आ रहा है कितना, 4.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रीक्लेम्सिया को। अगर ब्लड यूरिया कराया आपने जो रिमेन रह रहा है नॉर्मल और स्लाइटली रेज, ब्लड यूरिया क्या होता है,
वो नॉर्मल भी मिल सकता है और हल्का सा बढ़ा हुआ भी मिल सकता है। सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है, ये क्या होता है, मोर देन आता है 1 मिलीग्राम/डेसीलीटर। इट देयर में बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एबनॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल। इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी मिल सकता है, कोगुलेशन प्रोफाइल एबनॉर्मल मिल सकती है, ठीक है। हेपेटिक एंजाइम भी होंगे, वो भी बढ़े हुए होंगे क्योंकि लीवर को भी इन्वॉल्व करता है। क्योंकि मैं पैथोलॉजी में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लीवर किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, मैं ये पहले डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप ये मेरा वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप जाके देख लेगा। ये सारे जो फीचर्स हैं मैं किस तरीके से बता रही हूँ। सिंपली आपने ब्लड वैल्यू कौन कौन से, यूरिक एसिड लेवल 4.5 से बढ़ा हुआ आएगा, ब्लड यूरिया लेवल नॉर्मल होगा या हल्का सा बढ़ा होगा, क्रेटिनिन लेवल जो होगा 1 से ज़्यादा आएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट कम मिल सकते हैं और कोगुलेशन प्रोफाइल भी एबनॉर्मल मिल सकती है। पैटिक एंजाइम भी थोड़े बहुत गड़बड़ आते हैं यानी इंक्रीज आते हैं। उसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे क्योंकि आई का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, सीवियर केस जो होंगे उनके अंदर रेटिनल एडिमा मिलेगा, यानी रेटाइनल आर्टरी जो होगी वहां जाके भी एडिमा डेवलप हो जाता है, आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है एंड अल्ट्रेशन हो जाता है नॉर्मल रेशियो ऑफ द वेन एंड आर्टेरियोल डायमीटर फ्रॉम, जो कि नॉर्मली 3:2 होता है, वो कितना हो जाता है 3:1 क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। एंड द निकिंग ऑफ द वेन व्हेन क्रॉस बाय द आर्टेरियोल्स। उसके अलावा एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग जब हम करते हैं उसमें भी कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। किस तरीके से हम एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, उसके अंदर क्या करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट जब आती है रूटीन चेकअप के लिए तो फीटल मॉनिटरिंग के लिए क्या करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, डीएफएमसी करते हैं यानी डेली फीटल की काउंट करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, किस लिए, फॉर फीटल ग्रोथ के लिए चेक की जाती है कि पेशेंट जो फीटस है उसका प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या लिक्विड जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ठीक है, कितना है, ओलाइगो तो नहीं है, पॉली तो नहीं है, ठीक है। तो और उसके अलावा लिक्विड पॉकेट्स को कार्डियोटोपोग्राफी भी की जाती है, अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो वेलोसिमेट्री भी की जाती है एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल की जाती है फॉर एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग। ये सारे इन्वेस्टिगेशन हैं जो हम करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर जिससे हमें लगता है कि ये प्रीक्लेम्शिया वाली पेशेंट है। ओके, सो इन दिस वे आई ट्राई टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रीक्लेम्शिया। तो प्रीक्लेम्शिया कितने टाइप का होता है, माइल्ड सीवियर 2 तरीके का होता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कुछ उसके अंदर माइल्ड सिम्टम होते हैं, कुछ अलार्मिंग फीचर्स होते हैं, कुछ साइन होते हैं। उसके अलावा फिर मैंने बताया डीडी क्या क्या बन सकती है प्रीक्लेम्शिया की। सिर्फ ये फीचर्स जो हैं सिर्फ प्रीक्लेम्शिया में नहीं, और भी बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें ये मिल सकते हैं, तो आपको क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। और भी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में लेके चलनी है, सिर्फ हर दफ़ा ही हर पेशेंट को आप प्रीक्लेम्शिया में नहीं डाल देंगे, और भी चीज़ें हैं उन्हें कंफर्म करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि पेशेंट को प्रीक्लेम्शिया है। फिर उसके अंदर पेशेंट के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाना है वो मैंने आपको बताया। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टेइंग विद मी। थैंक यू सो मच।